इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है और मान्यता देने के साथ साथ इजराइल और हुदीस के बीच में अब जंग हो सकती है। वैसे तो मैं यही कोशिश करता हूं कि मिडल ईस्ट की खबरें आप तक पहुंचा दूं, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं अभी बीच में मिडल ईस्ट की बातें नहीं छेड़ रहा था क्योंकि कुछ ज्यादा वहां पर इतनी ज्यादा ट्रेंड की कोई बात आई नहीं थी कि इतनी ज्यादा कोई खतरनाक बात हो कि आपको बताना मैं जरूरी समझूं। अब जो है मैं रेगुलर कोशिश करूंगा आप लोगों को मिडल ईस्ट की खबरें देने की। और अगर गाजा की बात की जाए तो गाजा के भी हाल बेहाल हैं और इस वक्त में इजराइल ने खुलकर कह दिया है कि हम गाजा को पूरी तरीके से खाली करके नहीं जाएंगे। सीज फायर अभी लागू है, लेकिन छुट-पुट की झड़पें जो हैं बीच कुछ देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल गाजा के अंदर किसी भी देश की कोई भी सेना तैनात नहीं की गई है और गाजा का पुनर्निर्माण भी अभी शुरू नहीं हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है गाजा को लेकर एक प्लान बताया है, उस प्लान का जो है जिक्र भी मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखकर जरूर जाना। और पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इजराइल और ईरान के बीच में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, फिलहाल उसकी बात भी मैं इसी वीडियो में करूंगा, लेकिन हम पहले बात करेंगे हुतीस और इजराइल की कि वहां पर जंग का क्या सीन है, वहां पर जंग होगी या नहीं होगी और होगी तो किस वजह पर होगी। जैसे कि आपको पता होगा इजराइल के बारे में कि मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल जो है वो बातचीत करना चाहता था और अभी तक वो बातचीत कर भी रहा था। वो ये चाहता है कि इजराइल जो है मिडल ईस्ट के अंदर हमेशा बादशाह बना रहे, मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल के अलावा किसी और देश का कोई भी राज्य ना हो। समझ सकते हैं ईरान ने जो है कोशिश भी की थी मिडल ईस्ट के अंदर अपना खौफ जमाने कर वहां पर बातचीत करने की, लेकिन ईरान जब बातचीत करने के लिए सोच रहा था तभी इजराइल ने ईरान के साथ भी जंग शुरू कर दी। अब गाजा वाले मामले में जो सबसे ज्यादा नाम आया था वो आया था हुतीस का, यमन के हुतीस का। और गाजा के वक्त में यमन के हुतीस ने इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और लाल सागर में भी जो इजराइल के सबसे ज्यादा जो जहाज थे उनको जो नुकसान पहुंचाया था वो भी यमन के हुतीस ने ही पहुंचाया था। इजराइल ने यमन हुतीस के ऊपर भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से मिलकर काफी ज्यादा बड़े बड़े हमले किए थे। हुतीस फिर भी जो है इस चीज को मानने को राजी नहीं हो रहे हैं, वो हारते नहीं है कभी भी और इन सभी देशों से वो नहीं डरते हैं। जहां तक कि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने सऊदी अरब से मिलकर भी जो है हुतीस के ऊपर बहुत ज्यादा 10 साल तक हमले किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हुतीस नहीं माने। अब एक नई जंग भी शुरू हो सकती है क्योंकि लाल सागर के बीच में जो एक जगह है सोमालीलैंड, उसको इजराइल ने जो है मान्यता दे दी है। लाल सागर के एक साइड में जो है सोमालीलैंड है और दूसरी साइड में जो है यमन के हुतीस हैं। इजराइल ने सोमालीलैंड को जो है मान्यता दे दी है और मान्यता देने के साथ साथ इजराइल ने अपने कुछ सेना को भी सोमालीलैंड के पास में तैनात कर दिया है। इजराइल ने दुनिया का पहला लेजर डिफेंस सिस्टम बनाया और उसको तैनात कहां पर किया है? सोमालीलैंड के अंदर। और ये जो सोमालीलैंड है ये सोमालिया देश से निकला हुआ एक टुकड़ा है। इसने जो है इस देश के अंदर लोगों ने अपनी अलग करेंसी बना ली है, अपना अलग पासपोर्ट बना लिया है, अपने देश का नाम भी रख दिया है सोमालीलैंड। तो सबसे पहले सोमालिया से निकले हुई इस जगह को जो है इजराइल ने मान्यता दे दी है एक देश के तौर पर सोमालीलैंड को। जैसे कि आपको पता होगा कि इजराइल जब भी कोई काम करने को जाता है तब वो बिना अपने किसी फायदे के किसी भी काम को नहीं करता। इजराइल को जब किसी काम में फायदा होता है तभी वो उस काम को करता है और जब इसने ये सोमालीलैंड को मान्यता दी है तो इसके जरिए मिडल ईस्ट के अंदर जो है तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आप लोग समझ सकते होंगे कि और भी देश इस चीज के खिलाफ हो चुके हैं। दरअसल हुतीस ने यह कहा है कि अगर सोमालीलैंड के अंदर इजराइल अपनी सेना को भेजता है तो हमारी जो सेना है वो डायरेक्ट इजराइल के ऊपर हमला करेगी, क्योंकि इजराइल जो है वो लाल सागर के अंदर आकर जो है इस मिडल ईस्ट के अंदर तनाव पैदा करना चाहता है। तो मैंने आपसे बोला ही था, देखो इजराइल जो है वो अपना कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करता। अगर उसे किसी भी चीज में जरा सा फायदा दिखता है तभी वो उस काम को करता है, वरना वो उस काम को नहीं करेगा। खबरें यहां तक आ रही है कि इजराइल ने जो है अपना पहला लेजर एयर डिफेंस सिस्टम सोमालीलैंड को दे दिया है और उसके अंदर तैनात भी कर दिया है। अब इससे जो है इजराइल को क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा अगर कभी भी हुती जो है इजराइल के ऊपर हमला करेगी तो सोमालीलैंड के जरिए जो है एयर डिफेंस के जरिए उनको मारा जा सकता है और सोमालीलैंड से उनको जो है मारना काफी ज्यादा आसान होगा हुतीस को। अब देखो लाल सागर के एक किनारे पर सोमालीलैंड उपस्थित है और दूसरे किनारे पर यमन यानी कि हुतीस है। और इतना बताया जा रहा है कि इजराइल ने जो सोमालीलैंड को मान्यता दी है एक देश के तौर पर, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए इसके लिए दी है कि वो जब चाहे जब सोमालीलैंड से होकर डायरेक्ट यमन के ऊपर हमला कर सकता है, उन्हें ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। और वहां से अगर हुतीस इनके ऊपर हमला करेंगे तब जो है सोमालीलैंड में जो लेजर एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं उनके जरिए हुतीस मारे जाएंगे।
तभी तो कहा जाता है कि इजराइल अपना कोई भी काम बिना किसी फायदे के नहीं करता। इसीलिए इसने जो है सोमालीलैंड को मान्यता दी है एक देश के तौर पर। खबरें यहां तक आ रही हैं कि सोमालीलैंड को मान्यता देने के बाद में जो है वहां के सोमालीलैंड के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जब से इजराइल ने जो है इन्हें एक देश के तौर पर मान्यता दी है सोमालीलैंड को, तो सोमालीलैंड के जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इसके बाद में इस्तीफा दे दिया है। और वो इस बात से सिर्फ इसलिए खिलाफ है कि भाई जब उन्होंने मान्यता दे दी है, मान्यता देने के बाद में इजराइल की सेना यहां पर आएगी, और जब इजराइल की सेना यहां पर आएगी तब मिडल ईस्ट के अंदर तनाव पैदा होगा, और हूती जाहिर सी बात है जो सोमालीलैंड है उसके ऊपर हमले भी करेगा। समझ सकते हैं ना आप किस तरीका का खेल इजराइल इस वक्त में खेल रहा है, सिर्फ हूतीस के ऊपर हमला करने के लिए। तो हूतीस के एक नेता मोहम्मद अल हौती ने इस बात को खुलेआम बोल दिया है कि अगर सोमालीलैंड के अंदर इजराइल की सेना आएगी तब हम खुलेआम जो है हमले करेंगे सोमालीलैंड के ऊपर। और हूतीस ने तमाम अफ्रीकी देशों से इस बारे में बोला है कि इनको यहां पर आने से रोका जाए, क्योंकि ये अचानक से यहां पर आएंगे तो मिडिल ईस्ट के अंदर काफी ज्यादा तनाव पैदा हो सकता है। इसी बात को लेकर चाइना भी इस चीज के खिलाफ है। उन्होंने बोला है कि भाई आपका यहां पर आना गलत है, जो है इजराइल सोमालीलैंड के अंदर नहीं आ सकता, इसकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर काफी ज्यादा तनाव पैदा हो सकता है और काफी देशों के बीच में जंग भी हो सकती है। सिर्फ किस लिए इजराइल सोमालीलैंड के अंदर आ रहा है। और फिलहाल सीधी सी बात यह है कि इजराइल कभी भी मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी पकड़ को कमजोर होने नहीं देगा। और इस वक्त में जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो अमेरिका के एक दौरे पर गए हुए हैं। नेतन्याहू ने इजराइल से जो फ्लोरिडा के लिए यात्रा की थी, उस यात्रा में वो कई ऐसे देशों के एयर स्पेस से गुजरे जो आईसीसी के मेंबर हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ में एक अरेस्ट वारंट भी निकाल रखा है। और जब नेतन्याहू इन सभी देशों के ऊपर से गुजरे थे तब किसी ने इनके विमान को रोकने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी ने हिम्मत की इनके विमान को रोकने की, जबकि जिन एयर स्पेस के ऊपर से होकर वो गुजरे थे वो भी आईसीसी के एक मेंबर थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फ्लोरिडा के यात्रा के दौरान जो है ग्रीस, इटली और फ्रांस के एयर स्पेस के ऊपर से होकर गुजरे, उनकी यात्रा की। लेकिन फिर भी इन तीनों देशों ने, जबकि ये आईसीसी के मेंबर हैं, किसी ने भी इनके विमान को रोकने की कोशिश नहीं की। इन तीनों देशों ने आईसीसी को ऐसे ही नजर में रखते हुए उनके विमान को शांति के साथ जाने दिया। फिलहाल इतना ही कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए ऐसे ज्यादा सख्त होती है, बाकी ये किसी के लिए इतनी ज्यादा सख्त नहीं होती, ना ही किसी को अरेस्ट करती है, ना ही किसी को पकड़ती है। सिर्फ ये ऐसे दिखावे की एक कोर्ट है। फिलहाल अब इस चीज को साइड में हटाकर आगे बढ़ते हैं। ईरान और इजराइल के बीच में शायद ये तनाव कभी जिंदगी में खत्म होगा, क्योंकि ईरान हमेशा परमाणु हथियारों को बनाने में लगा रहता है और इजराइल इसको बनाने से रोकना चाहता है और इन परमाणु हथियारों के खिलाफ रहता है। तो इन दोनों में डेली देखा जाता है कि तनाव बढ़ता रहता है। कभी इधर से कोई स्टेटस जारी होता है, कभी उधर से ये लोग कुछ मैसेज कर देते हैं, कभी इधर से कोई ट्वीट करता है, उसका रिप्लाई उधर से आता है। तो इन लोगों में शायद ही कभी तनाव खत्म होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अपने परमाणु हथियारों को बनाना बंद नहीं करेंगे और ये उन्हें रोकने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। चलिए आइए अब गाजा के फ्यूचर की बात कर लेते हैं। चाहे वो यूएई के राजा हुए, चाहे वो कतर के बादशाह हुए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हुए, इन सभी लोगों की तरफ से हमेशा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि गाजा को फिर से बसाया जाएगा, गाजा को स्मार्ट सिटी बनाने की हम जारी रखेंगे, गाजा को स्मार्ट सिटी बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन इन लोगों की तरफ से कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से एक दावा पेश हुआ है, एक नया प्लान तैयार किया है। कहा है कि गाजा में 9.3 लाख करोड़ की एक स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। समझ है, 9.3 लाख करोड़ की गाजा के अंदर एक स्मार्ट सिटी को बनाया जाएगा। ये जो फैसला है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है और इस प्रोजेक्ट के अंदर अमेरिका 5 लाख करोड़ रुपए देगा। समझ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि इसमें एक बढ़िया तरीके से प्रोफेशनल टाइप के हॉल बनाए जाएंगे, मैरिज हॉल जो होते हैं वो बनाए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे, एक फास्ट स्पीड में चलने वाली ट्रेनें बनाई जाएंगी और इस सभी जो सिटी टूटी फूटी है इसको एकदम सही तरीके से डेकोरेट किया जाएगा। इस बिल्डिंगों को, इन घरों को दोबारा से बनाया जाएगा और जो भी एडवांस चीजें आजकल के दौर में आ रही हैं अदर कंट्री के अंदर, उन सभी चीजों को इस कंट्री के अंदर भी लागू किया जाएगा। अब यार ये सब चीजें कब होंगी ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि दावे तो हर बार किए जाते हैं लेकिन फैसला कोई भी सही तरीके से नहीं होता है। ये मेरे हिसाब से बस जब ही हो सकता है जब गाजा इजराइल के कब्जे में आएगा और इजराइल अमेरिका से मिलकर इसको एक स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश करेगा। फिलहाल जब तक गाजा इजराइल में सीज फायर है, ये लोग अलग अलग हैं बिखरे हुए, तब तक कोई भी देश इसको सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। जब तक हमास वहां पर है, गाजा के लोग वहां पर मौजूद हैं, जब तक वो स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती।
और अगर ऐसा होता है कि यहूदी वहां पर आकर बस जाते हैं, इजराइल का थोड़ा बहुत कब्जा गाजा के ऊपर हो जाता है और फिर वो अमेरिका से मिलकर इसको स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश करता है, तब तो ये प्लान जो है जहां तक दिखता है कि हाँ पूरा हो सकता है और गाजा को स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है। लेकिन तब उसके बाद में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये देश फिर गाजा नहीं बचेगा इजराइल के कब्जे में आने के बाद में, फिर ये इजरायली ही कहलाएगा। फिलहाल ये सब कुछ चल रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। दोस्तों मैं ज्यादा लंबी वीडियो बनाने की इसलिए कोशिश नहीं करता हूँ, सोचता हूँ कि सबसे ज्यादा छोटी वीडियो बन सके, लेकिन इतनी ही खबरें आ पा रही हैं। और मैं ज्यादा न्यूज इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि कोई बड़ी खबर ऐसी आ नहीं रही है कि आप लोगों को मिडल ईस्ट के बारे में ज्यादा मैं नॉलेज दूं, ज्यादा बताऊं कि किस तरीके के हालात मिडल ईस्ट के अंदर हैं। तो जो भी खबर आती है, जो बड़ी खबर होती है, मुझे लगता है आप लोग को बताने लायक है, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करता हूं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को मेरे भाई ज्यादा लोगों तक शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो पर प्यारा प्यारा कमेंट करो, क्योंकि मैं डेली एक नई वीडियो लाता हूं आप लोगों के लिए। न्यूज वाली वीडियो हो, अपने इंडिया को लेकर हो या मिडल ईस्ट को लेकर हो, या कोई भी ऐसी न्यूज हो जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं उसको लाने की जल्द से जल्द कोशिश करता हूं। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।